गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस सीखने सिखाने के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आपको ऑनलाइन मैथ्स के टॉपिक प्रोवाइड कराता हूँ। आज उसी श्रृंखला में मैं आपको सत्र 2018 का सुपर टेट का मैथ्स का पेपर सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व कराने के साथ साथ मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जिस अप्रोच से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। केवल सॉल्व करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम बाउंडेड होता है। तो उस समय के रहते हुए हम प्रश्नों को कैसे मैथ के हल करें, मैं आज उस पर जिक्र करने वाला हूँ। तो समय बचाने के लिए मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पर लिख रखे हैं ताकि समय कम से कम लगे। तो आइए समय को बिना गवाए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, यदि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 तथा ए बी इक्वल टू 21 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो तरीके हैं। एक बच्चा नॉर्मली फार्मूला बेस्ड आधारित करेगा और एक दूसरा बच्चा जो होगा होशियार किस्म का, वो इसी प्रश्न को विद इन सेकेंड कर सकता है। पहले देखेंगे वो तरीका जो बहुत ही शॉर्ट होगा। यहाँ दो वैल्यू दे रखी है मेरे पास, एक ए की और एक बी की, और बराबर दे रखा है 4। ऐसे ही यहाँ दे रखा है ए बी बराबर 21। वैल्यू तो दो होंगी, एक ए की होगी और एक बी की होगी, यानी गुणा करने पर 21 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं गुणा करने पर 21 आ जाए और और घटाने पर 4 आ जाए। तो आपको इस 21 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 21 बन रहे हो और घटाने पर 4 बन रहे हो। तो दिमाग में तुरंत एक आइडिया आएगा कि यदि 7 और 3 की गुणा कर दी जाए तो मुझे जो गुणनफल है वो 21 मिलेगा, और इनका अगर अंतर कर दिया जाए तो अंतर करने पर मुझे 4 मिलेगा। प्रश्न की भी यही डिमांड थी कि गुणा करने पर 21 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। तो दोनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं। इस तरह मैं समझ पाता हूं कि ए की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी और ये जो 3 वैल्यू है ये बी की हो जाएगी। यानी ए और बी का मैंने डायरेक्ट मान यहां से निकाल दिया। मुझसे पूछा जा रहा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। तो इस ए की जगह मैं यहाँ 7 लिखूंगा, यानी 7 का क्यू माइनस, और बी की जगह मैं यहाँ पर 3 लिखने वाला हूँ। तो 7 का क्यू 343। अब 7 का क्यू याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 के 3 बार आप लोग गुणा कर रहे हो। 7 का क्यू 343, फिर 3 का क्यू 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो 27। 343 से आप लोग 27 को माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो 13 से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे। यहाँ 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ आपके पास 3 बचेंगे। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर 316 होगा। अब इसी प्रश्न को एक दूसरा जो कैंडिडेट है वो फार्मूला बेस करेगा। हम लोग उसका भी इस सवाल के सलूशन में जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं कि किस तरह हम लोग इस सवाल को फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि वो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, केवल सीखने के उद्देश्य की बात की जाए तभी आप इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे अदरवाइज आप जो मैंने अभी अभी बताया सॉल्व वैसे ही करेंगे। अगर फार्मूले की हमसे बात की जाती है तो मुझे पता है कि a माइनस बी इक्वल टू 4 दे रखा है और ए बी इक्वल टू 21 दे रखा है। ए क्यू माइनस बी क्यू का मान मुझसे पूछना चाह रहा है। तो मैं कहूंगा कि मुझे पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होगा मेरे पास a माइनस बी, अगले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि प्लस की वैल्यू है तो आप ए बी पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू तो है, ए बी की वैल्यू भी है, लेकिन मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है मेरे पास, तब मैं एक दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करने जा रहा हूँ जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सब भली भांति इससे परिचित हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका
फार्मूला है बेसिक सा। अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या निकल के आएगी, तो आएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास निकल के आई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करने वाला हूं। जब आप इस वैल्यू को यहां पुट कर रहे होंगे तब आप पाएंगे a माइनस बी जो कि पहले से यहां मौजूद है, और इसकी जगह आप इसे रखेंगे तो आप रखेंगे यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखिए प्लस का a भी यहां पहले से था और एक 2ab है तो ये हो जाएगा 3ab प्लस का 3ab। अब आप क्वेश्चन से सारी की सारी जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर उठा के आप यहाँ लगा सकते हैं। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास 4 दे रखी है, 4 पुट कर दीजिए। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास फिर 4 दे रखी है तो फिर 4 पुट कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस 3 इंटू ए बी की वैल्यू मेरे पास 21 दे रखी है, 21 पुट कर दीजिए आपने। उसके बाद जब यहाँ 4 होगा 4 का वर्ग करेंगे 16 प्लस 21 किया 63। 16 और 63 को आप लोग जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ रहे होंगे तो 6 3 9, 6 और 1 7 और ये गुणा में 4। अब आप इसकी गुणा करेंगे तो 4 दिन 36 के 6 हासिल 3, 4 सत्ते 28, 28 और 3 31। तब आप इस तरह पाएंगे कि इसका आंसर 316 है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ही मैं कहूंगा कि एकदम खराब तरीका है। आप अगर इस तरह से किसी भी एग्जाम में बैठकर इतना समय लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले दिखाया था। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संख्या है वो बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है ये हमको बताना है। कौन सी संख्या इनमें से, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब इसके भी तरीके हैं कि पावर को सेम कर दीजिए, बेस सेम कर दीजिए, तो मैं कहूंगा ऐसा कुछ मत कीजिए। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये 1/2 है यानी 0.5, ये 1/2 है, और ये 1/3 है यानी 0.33, ये 1/3 है। एक बात ध्यान से देखिए, 0.5 भी बड़ा है 0.3 से, और 1/2 भी बड़ा है 1/3 से। अगर बेस बड़ा हो, दोनों बेसों में से जो बेस बड़ा हो, पावर अगर बड़ी हो, तो हमेशा जिसका बेस बड़ा है और जिसके ऊपर बड़ी पावर लगी है वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। यानी इसमें से अगर पूछ रहा है कौन सी बड़ी है तो 1/2 की पावर 1/2 बड़ी होगी। आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं विद इन सेकेंड। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है गुणनखंड कीजिए x² - 9x + 18। इसके गुणनखंड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो वो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक वो जो हम लोग बेसिक सीखते हैं। गुणनखंड में कहा गया है, हम लोग गुणनखंड करते कैसे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे x² - 9x + 18। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि आप ऐसी दो संख्याएं लेकर आइए जिनका गुणा करने पर 18 आना चाहिए उत्तर, और ये प्लस साइन कहता है रुक जाओ भाई, अगर गुणा करने पे 18 आएंगे तो जोड़ने पर 9 भी आने चाहिए, और वो भी कैसे, माइनस के आने चाहिए। तो हमारे दिमाग में आएगा कि अगर 6 और 3 की गुणा कर दी जाए तो 18 होगा। 6 और 3 की अगर हम लोग गुणा कर दें तो 18 होगा, और 6 और 3 को जोड़ दें तो 9 होगा। लेकिन 9 तो चाहिए माइनस का, तो माइनस का 6 और माइनस का 3, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं की अगर गुणा कर दी जाए और दोनों माइनस की हों तो उनका जो गुणनफल है वो हमेशा धनात्मक होता है। यानी -6 और -3 की अगर आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आंसर है वो प्लस का 18 होगा। प्लस का 18 और -6 और -3 को जोड़ दिया जाए तो उत्तर जो होगा वो -9 होगा। ध्यान दीजिए, अब ये जो चर है वो किसमें है, x² में, यानी x की वैल्यू भी है। तो हम कहेंगे जो आंसर आएगा वो x - 6 और x - 3।
आंसर जो होगा वो x माइनस 6 और x माइनस 3 होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं विस्तार से सॉल्व कराऊं तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं ना एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 18, ये मेरा क्वेश्चन है। गुणा करने पे 18 आए और जोड़ने पर माइनस के 9 आए, तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर एक्स 6 प्लस 3 और प्लस का 18। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे, इसकी एक्स की अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट से, तो माइनस का 6x, फिर इस माइनस की गुणा इस प्लस से करेंगे। जब इस माइनस की गुणा इस प्लस से करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 3 की गुणा x से करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और प्लस का 18 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब ये दो दो संख्याओं में बढ़ गया, ये पूरा अलग है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये 3x प्लस 18 अलग है। अब इसमें से आपको कॉमन निकालनी है। कॉमन क्या निकलेगी, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई होगी उसे हम कॉमन निकालेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहता कि इसमें से 6 कॉमन निकालिए, तो 6 तो कॉमन निकल नहीं सकती, क्योंकि काम करने तो वो ही जाएगा जिसकी संख्या ज्यादा होगी। तो x हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि वो 6 के साथ भी आया है और यहाँ x की पावर 2 है। इस बात का ये मतलब है कि ये भी 2 बार आया है। आप कहेंगे सर x कॉमन निकाल लीजिए। जब x कॉमन आप निकाल रहे होंगे तो यहाँ x की पावर 2 थी, यानी एक x यहाँ बच जाएगा आपके पास और माइनस, अब यहाँ से आपने कॉमन निकाली है तो यहाँ तो एक ही x था, वो भी बाहर चला गया है, तो बचा हुआ 6 बचेगा। ऐसे ही अब यहाँ आ जाइए, उनका अब यहाँ क्या कॉमन निकाले, यहाँ 3x प्लस 18 है, x को कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि x 3 के पास तो है लेकिन 18 के पास नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि आप यहां से छोटी संख्या कॉमन निकालिए, और वो भी एक ऐसी संख्या जो जिसके पहाड़े में दूसरी संख्या आती हो। जैसे मान लीजिए 3 मैंने निकाल दिया तो यहाँ बचा x और ये माइनस भी निकाल दिया, तो ये माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा। अब आप 3 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि कहाँ 18 आता है, तो 3 छक 18 यानी 6। देखिए सबसे पहले की और गुणनखंड करते समय ये दोनों सेम आते हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो क्वेश्चन सही होगा। अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, x माइनस 6 एक बार लिखा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, फिर आप कहेंगे कि ये इसके गुणनखंड हो गए। इस तरह से आप आंसर मत करेंगे। मैं फिर कहूंगा एक बार कि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, ऐसा आपको करना सेम ऐसे ही है। आइए देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस बात करते आपको ये पता होना चाहिए। इसकी 2 कंडीशन है, या तो आंतरिक कोण पूछता है या फिर बाह्य कोण की माप पूछता है या फिर अंतः कोणों का योग पूछता है। यहाँ पूछा गया है कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी। तो बहुभुज के बाह्य कोण की माप की अगर बात की जाए तो बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 360 डिग्री और बटे में n क्या है, जो बहुभुज की संख्याएं होंगी। मान लीजिए पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, जैसा भी वो कहे या जितनी वो संख्याएं दे उस संख्या से आप भाग लगा देंगे और आप आंसर को पा जाएंगे। 360 कितनी संख्याएं बोली है, 10 भुजाओं वाले, 10 भुजाओं वाले, तो 360 बटे में 10, 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे और आप ये कहेंगे कि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 36 डिग्री होगी। आइए अब हम देखते हैं इसका 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है कि एक संख्या लिखी है 56938 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा।
आप सबको पता है स्थानीय वैल्यू यानी जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा। और जातीय मान, जातीय मान वो खुद एक नंबर होगा जहां वो पहले से फिक्स है। अगर मुझसे इस नंबर की बात की जाए 5, 6, 9, 3, 8 और 7, मुझसे कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान मतलब 9, आगे जितनी संख्याएं बचती हैं उतने 0, 1, 2 और 3। अब मुझसे कह रहा है 9 का जातीय मान, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। अगर मुझसे कहता 5 का जातीय मान, तो जातीय मान 5 होगा। जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब चेहरा, जैसे पृथ्वी में अपने आप को खुद देखना। तो 9 का जातीय मान ये हो गया मेरे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, और 9 का ये हो गया मेरे पास फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो हो जाएगी मेरे पास 9 हो जाएगी। अब इनका मुझसे अंतर पूछ रहा है। जब इनका मुझसे अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना आएगा, घटाइए। 10 से 9 गया 1, फिर यहाँ मेरे पास 9, फिर यहाँ मेरे पास 9 और यहाँ 8। इस तरह आप ये पाएंगे कि इस संख्या में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान में जो अंतर होगा वो 8991 होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं, चौथे कोण का मान 75 डिग्री है। तो कह रहा है प्रत्येक समान कोण की माप क्या होगी। चतुर्भुज आप जानते हैं एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों और उनकी जो अतः कोणों का योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मैंने ये कहा कि माना प्रत्येक जो समान कोण है वो x डिग्री का है। प्रत्येक समान कोण x डिग्री का है, यानी x, दूसरा भी x, फिर तीसरा भी x, चौथे कोण का मान उसने दे रखा है कितना, 75 डिग्री। और सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। अब आप इसे जोड़ रहे होंगे, x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। और इस 75 को आप बॉर्डर लाइन के उस पार ले जाएंगे। जब भी किसी संख्या को इस बराबर से इधर या फिर इधर से इधर लाएंगे तो वो अपना साइन चेंज कर देती है। अगर ये संख्या अभी प्लस की है तो इधर जाती ये संख्या माइनस की हो जाएगी। अब आप 360 से 75 को माइनस कर देंगे तो आप पाएंगे 3x बराबर, आप इसे घटाइए, 10 से 5 गया 5, यहाँ मेरे पास बचता है कितना, 5। अब मैं एक यहाँ से शेष लूंगा तो 15, 15 से 7 जाएंगे, मेरे पास बचेंगे 8 और यहाँ बचेंगे 2। अब अगले स्टेप में आप लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 285 और बटे में कितना, 3। 285 को आप लोग 3 से भाग दे रहे होंगे तो 3 एकम 3, 3 नेम 27, कितना बचा 1, 3 पंजे 15, यानी कितना आएगा फाइनली आंसर, x बराबर 95 डिग्री। यानी चतुर्भुज का प्रत्येक समान कोण जो है वो 95 डिग्री का होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, समकोण त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी हमारे पास एक त्रिभुज है समकोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है ये, इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 10। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास लंब है और ये, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। हमसे पूछा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले हमको ये पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। संगत ऊंचाई कह दीजिए या फिर आप लंब कह दीजिए, बात एक ही है, संगत ऊंचाई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आधार चाहिए और इसकी लंबाई चाहिए। तो आधार और लंबाई में कैसे निकालूंगा,
आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी भुजाओं का योग। त्रिभुज का क्या, किसी भी आकृति की बात की जाए और परिमाप की बात की जाए तो आप सभी आकृतियों को जोड़ देंगे, वो परिमाप कहलाएगा। परिमाप का मतलब होता है चारों ओर की माप का योग। तो अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ये मान लिया जाए कि आधार मेरे पास या सॉरी लंब ए है और आधार बी है और ये सी है भुजा, तो हम परिमाप अगर हम निकालें इसका तो परिमाप होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और परिमाप का मान दे रखा है मेरे पास 24। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे मैं जैसा कि मैंने कर्ण को सी माना है तो सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 10, यानी a प्लस बी प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 24। और यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो 24 माइनस 10 मैं पाऊंगा 14, यानी a प्लस बी की जो वैल्यू मेरे पास होगी वो कितनी हो जाएगी 14। आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि मैं इसे रख पढ़ूं। मेरे पास a प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 14। अब a प्लस बी की मेरे पास वैल्यू निकल आई है, a प्लस बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी है 14 है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अगर इसी त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज को मैं नाम दे दूं ए बी और सी, इसी त्रिभुज में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाने लगूं तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए। अब मेरे पास कर्ण की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में वो 10 दे रखी है, तो 10 का स्क्वायर। लंब जैसा कि बता चुका हूं मैंने a माना है तो a का स्क्वायर, आधार को मैंने b माना है तो b का स्क्वायर, यानी हम लोग पाएंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा मेरे पास। इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल देता हूं। दोबारा से मैं समीकरण नंबर 1 का वर्ग करूंगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समीकरण 1 के हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, और यहाँ 14 का स्क्वायर 196। अब ये आपको याद होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 100 है जो मैंने पहले से निकाल के रखी है। अब आप यहाँ निकालेंगे इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आप लोग 100 रखेंगे और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2ab और यहाँ हो जाएगा 196। जब आप 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो आप 196 100 को साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और आप पाएंगे 2ab इज इक्वल टू 196 से आप लोग 100 कम कर दीजिए तो आप पाएंगे यहाँ बचेगा 96 और 2 से इसे काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, यानी आप पाएंगे ए बी बराबर 48 सेंटीमीटर जो भी है, ए बी बराबर 48। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई। तो 1/2 आधार है मेरे पास b और ऊंचाई है मेरे पास a। ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो इस ab की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूं, कितनी है 48। आप यहाँ लिखेंगे 48 और 2 से इसे हल कर रहे होंगे तो 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8।
इसे हम लोग साफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि यदि a प्लस बी बराबर 7 हो तथा ए बी बराबर 12 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है मुझे, ए प्लस बी बराबर 7 दे रखा है एंड ए बी बराबर 12 दे रखा है। मुझसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था, ये सेशन स्टार्ट किया था उस समय, तो मैंने कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश कीजिए वैल्यू को पुट करने की, आसान पड़ेगा। तो मैं तोड़ूंगा इस 12 को कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए, तो दिमाग में ये बात आती है कि अगर 4 और 3 की गुणा की जाए तो मैं गुणनफल 12 पाऊंगा, और 4 और 3 को अगर जोड़ दूं तो योगफल 7 आएगा। दोनों ही कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती हैं। अब मैं उसे यहाँ पुट कर दूंगा। ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और आप पाएंगे 16 और 9 25। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप 25 मार्क कर देंगे। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है यदि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 100 मीटर लंबी तथा एक विकर्ण 160 मीटर लंबा हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज तो मैंने बताया कि इसमें 4 भुजाएं हों, समचतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे एक वर्ग होता है, यानी वर्ग भी एक समचतुर्भुज कहा जाता है। तो समचतुर्भुज की अगर मैं बात करने लगूं तो ये कुछ इस टाइप का होगा। मान लीजिए ये मेरा एक समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी, और ये विकर्ण है, ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। अब एक विकर्ण तो दे रखा है 160, और क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे दूसरा विकर्ण और चाहिए। उसने मुझसे कहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर लंबी है, और इसका एक विकर्ण जो है वो 160 मीटर लंबा है, यानी यहां से जो यहां तक की लंबाई है पूरी वो 160 मीटर है। 160 मीटर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि समचतुर्भुज में विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ समकोण पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटते हैं। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 160 है तो ये वाला जो एरिया बचा, ये वाला, ये 80 होगा, और ये भी 80 होगा, तभी ये जाके पूरा 160 होगा। अब ये समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि मैंने बताया था आपको 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, यानी ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो मुझे ये निकालना है, यानी मुझे लंब निकालना है। तो मैं इस त्रिभुज में यहाँ एक बिंदु दे दूं O, तो DOC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो हम एक चीज और, सीधे अगर कर्ण को कर्ण के बजाय किसी भी भुजा को निकालें, चाहे वो लंब हो चाहे आधार हो, तो आप हमेशा बड़ी वाली भुजा का वर्ग करके उसमें से छोटे वाली भुजा का वर्ग घटा दें, तीसरी भुजा स्वतः निकल जाएगी। तो हम सीधे निकालेंगे ओडी का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। तो आप निकाल रहे होंगे 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 माइनस 80 का वर्ग करेंगे तो 6400। अब 10,000 में से 6400 आप माइनस कर दीजिए तो
आप पाएंगे 3600। इस ओडी से स्क्वायर हटाएंगे और इस पर अंडर रूट लगा देंगे, यानी ओडी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, यानी 60 मीटर। अगर अब ये वाली भुजा हमारे पास 60 मीटर आती है तो फिर ये भी 60 होगी, यानी पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 120। यानी पहले हमारे पास जो विकर्ण दे रखा है D1 वो 160 मीटर लंबा है और दूसरा विकर्ण जो हमने निकाला है वो 120 मीटर लंबा है। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, यानी क्षेत्रफल की। एरिया ऑफ समचतुर्भुज, या इंग्लिश में बात करें तो रोम्बस, इसका जो एरिया होता है वो 1/2 D1 इंटू D2 होता है, यानी विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो 1/2, पहला विकर्ण मेरा 160 और दूसरा मेरा 120 है। इसे आप हल कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छम 12। 160 और 60 की जब आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे 16 छक 96 और आगे इसके 2 जीरो, यानी 9600 वर्ग मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप आसानी के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझसे एक समस्या दे रखी है, कह रहा है कि 5 की घात x प्लस 1 प्लस 5 की घात 2 माइनस x बराबर 5 की घात 3 प्लस 1 में x का धनात्मक मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर आपको पता होगा तो कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो मैं इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह में लिख सकता हूं कि 5 की पावर x इंटू 5, इस डॉट का मतलब दिशा से नहीं गुणा से, यानी 5 की घात x प्लस 5 की घात 1, आधार समान है तो ये 5 की घात x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ऐसे ही मैं इसे लिख सकता हूं 5 की घात 2 गुणा 5 की घात माइनस x। अगर 5 की घात 3 को 3 बार लिखा जाए तो 25 पंजे 125 और प्लस 1। ध्यान से देखिए, यहाँ 5 है और यहाँ 5 की घात 2, तो मैं यहाँ से चाहे तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, कौन, 5। अगर आप 5 कॉमन निकाल देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ बचेगा 5 की घात x प्लस यहाँ आपके पास बचेगा 5 और ये पावर माइनस में है तो मैं इसे नीचे ले जाऊं तो ये प्लस की हो जाएगी। पावर अगर ऊपर से नीचे जाती है या नीचे से ऊपर आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे 125 में 1 जोड़ेंगे 126 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करूँ। या तो दो तरीके आपके पास यहाँ भी, या तो आप यहाँ x की जगह कोई ऐसी वैल्यू डालें जिससे इसकी वैल्यू 126 हो जाए, या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप इसे सॉल्व करें। तो पहले मैं वैल्यू डाल के देखता हूँ। मान लीजिए कि मैंने वैल्यू डाली, मैंने कहा कि x बराबर 1 रख दीजिए, आपने 1 रखा तो आप यहाँ 1 रखेंगे 5 बचेगा, यहाँ 1 रखेंगे 5 बचेगा, यानी 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 और 5 5 25, 126 नहीं आएगा। अगर मैं इस x की जगह 2 डाल दूं, मान लीजिए कि मैंने इस x की जगह 2 डाल दिए, तब क्या होगा, आइए देखते हैं। पहले मैं इसे रफ कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगर मैं x की जगह 2 लिखता यहाँ पर तो हो जाता 5 और 5 की पावर 2 प्लस 5 और यहाँ जाता मेरे पास 5 की पावर 2। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता 5 तो 5 की पावर 2 मतलब कितना हो जाता मेरे पास 25 प्लस 5 और यहाँ कितना जाता मेरे पास 25। इसे मैं सॉल्व करता 5 एकम 5 पचम 25, फिर मैं इसे सॉल्व करता 25 प्लस 1/5, इसे सॉल्व करते हम लोग 25 पंजे 125 प्लस 1 और बटे में कितना 5।
5 से 5 क्या होता, कैंसिल हो जाता और 125 प्लस 1 126 आ जाता, जो कि बराबर में दे रखा है। तो इस तरह हम ये कह सकते थे कि जो x का मान होगा वो 2 होगा, धनात्मक। अब किसी ने जिद पाल रखी है कि नहीं मैं तो सॉल्व करूंगा, तो आइए देखते हैं कि सॉल्व करके हम लोग आंसर कैसे मार्क करते हैं। वैसे मैं ये कहूंगा कि एग्जाम में आप इसे सॉल्व ना करें, एक बार वैल्यू पुट करके देख लें, सवाल आसानी के साथ हो जाएगा। फिर भी हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आगे हम लोग मानेंगे कि माना 5 की पावर x इज इक्वल टू p। आप यहाँ p रखेंगे, 5p प्लस 5 अपॉन p, इस तरह से बराबर 126। अंदर आप गुणा कर रहे होंगे, तो 5p प्लस 5 की गुणा 5 से करेंगे 25 और बटे में p बराबर 126। इसकी इससे गुणा करेंगे लासा लेके, तो कितना आएगा 5p स्क्वायर प्लस 25 और बटे में कितना आएगा p। तो उस p की आप उस साइड गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा 126p। 126p को अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाइए, तो आप आ रहे होंगे 5p स्क्वायर प्लस 25 माइनस 126p बराबर 0। अब ये सवाल कुछ द्विघात समीकरण की तरह बन गया है। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे। अब इसके फैक्टर कर रहे होंगे, एक बार सही से लिखते हैं, 5p स्क्वायर माइनस का 126p प्लस 25 बराबर 0। अब फैक्टर कैसे करेंगे, 25 की पहले 25 से गुणा करेंगे 125, यानी गुणा करने पर 125 आ जाए और जोड़ने पर 126। तो 125 से कम 125 और प्लस एक जोड़ेंगे तो 126, यानी p स्क्वायर माइनस का 125p प्लस p जोड़ेंगे तो 126, सॉरी माइनस p जोड़ेंगे तो माइनस का 126 और गुणा करेंगे तो प्लस का 125p स्क्वायर और प्लस 25 और बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला काम होगा हमारा कॉमन निकालना। यहां से हम लोग कॉमन क्या निकाल सकते हैं 5p, तो हमारे पास बचेगा p माइनस 5 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कितने बार जा रहे हैं 125 में, तब आंसर आएगा 25 पंजे 125, यानी 25 टाइम्स ये चला जाएगा। फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, देखिए अब यहाँ तो p और 25 है, ना तो p कॉमन निकल सकता है और ना ही 25 कॉमन निकल सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन होता है 1, आप एक कॉमन निकाल लीजिए और बचेगा p माइनस बाहर, यहाँ प्लस है तो माइनस का 25। फिर आप इसे हल कर रहे होंगे, इन दोनों में कॉमन p माइनस 25 और यहाँ बचेगा आपके पास 5p माइनस का 1 बराबर 0। एक एक करके आप लोग वैल्यू 0 करेंगे। कैसे, p माइनस 25 बराबर 0 और p बराबर 25। अब p की वैल्यू जो आपने मानी थी उसे आप लोग पुट करेंगे। आपने p बराबर माना था 5 की पावर x, तो यहां लिखेंगे आप 5 की पावर x और बराबर 25। 5 की पावर x और 25 को लिख सकते हैं हम 5 की घात 2। अगर आधार समान हो तो घातों की तुलना की जा सकती है, यानी x बराबर 2। इस तरह से भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा अगर दिमाग में आ रहा हो कि सर उससे सॉल्व क्यों नहीं किया, तो उसे भी सॉल्व कीजिए, उससे आंसर जो है माइनस में आएगा। सवाल ये है कि मुझे x का धनात्मक मान चाहिए। फिर भी बात देख लीजिए, 5p माइनस 1 बराबर 0, तो 5p बराबर 1 और p बराबर 1/5 और p की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 5 की पावर x। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 की पावर माइनस का 1, जो कि वैल्यू देगा x बराबर -1, जो कि हमारे सवाल के अकॉर्डिंग गलत मानी जाएगी। उस समय हमसे कहा गया है x की वैल्यू चाहिए, लेकिन वो भी कैसे, धनात्मक। तो इस
इस तरह आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः आपसे कहूंगा कि इतना लंबा चौड़ा हल ना कीजिए, आप सीधे यहाँ तक जाइए और केवल वैल्यू पुट कीजिए और आंसर मार्क कर दीजिए। और यहाँ तक भी नहीं, यहाँ भी हम वैल्यू पुट करके देख सकते थे और आंसर आसानी के साथ मार्क कर सकते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न संख्या 11 में हमसे कहा गया है किसी परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 की वृद्धि होती है तथा हर में 1 की वृद्धि होती है तो संख्या 3/2 हो जाती है। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या ऐसा नहीं कि केवल x की वैल्यू पूछ रहा हो या फिर y की वैल्यू पूछ रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किसी भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहला सकती हैं। यानी अगर हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें बेसिक से, पहले मैं आपको इस तरह के प्रश्न सॉल्व करने की अप्रोच बताना चाहूंगा, उसके बाद इसका बेसिक बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न ऑप्शन से भी हल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ये तो आपको पता ही है। उसने कहा किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। देखिए ध्यान सुनिए, परिमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है। तो देखिए क्या ये 8 अधिक है? हाँ, 7 8 15 8 अधिक है। क्या ये 8 अधिक है? हाँ 8 अधिक है। देखिए 5 और 13 यानी 8 अधिक है। क्या ये 8 अधिक है? हाँ 8 अधिक है। 9 और 8 17 यानी सभी विकल्पों में हर जो है वो अंश से 8 अधिक है। तो फिर अब हम आगे लाइन पढ़ते हैं। उसने कहा आगे लाइन में कि यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए और हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए तो परिमेय संख्या जो है वो 3/2 हो जाती है। तो हम लोग चेक करेंगे यहाँ इसके अंश में 17 की वृद्धि हम लोग करेंगे। तो 7 तो था ही, प्लस 17 प्लस 15 और हर में 1 की वृद्धि। तो 17 और 7 जोड़िए कितना हो जाएगा? 7 7 14 के 4 और ये 24। 24 बटे में कितना? 16। इसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से जरा, 8 3 24 और 8 दूनी 16, यानी ये 3/2 बनता है। यानी ये मेरा आंसर हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है। इसे भी देखते हैं जरा, इसमें जोड़िए आप 5 में। तो आप कहेंगे सर 5 तो था ही, इसमें मैंने 17 और ऐड कर दिया। उसने कहा था कि अंश में 17 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। हर में 1 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। तो 17 और 5 जोड़िए 22, 13 और 1 14 जोड़िए। इसे 2 से काटिए 11 और ये 7। ये कितना बनता है? 11/7। और बनना कितना चाहिए था? 3/2, यानी ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप इसमें जोड़िए। तो आप जोड़ेंगे 3 तो था ही, 3 में 17 और जोड़िए, 11 तो था ही, इसमें 1 और जोड़िए। तो आप जोड़ेंगे 17 3 20, 11 और 1 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 4 पंजे 20, 4 3 12 और फाइनल आंसर होगा 5/3, जो कि 3/2 नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब संख्या बचती है केवल मेरे पास 9/17। तो 9 में 17 जोड़िए प्लस 17 में 1 जोड़िए, तो 17 और 9 जोड़िए कितना होगा? 26। और 17 में 1 जोड़िए 18। इसे आप काट रहे होंगे तो 13 और 9, तो 13/9। और होना कितना चाहिए था? 3/2। तो ये भी आंसर नहीं होगा। हालांकि एक ही ऑप्शन में चेक करना था 3/2। ये मैंने आपके सर्टिफिकेशन के लिए सारे ऑप्शन चेक कर दिए। तो आप इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करें, ना कि इसके बेसिक से। फिर भी मैं इसके बेसिक की एक बात करूंगा। आइए देखते हैं इसे बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि एक परिमेय संख्या मेरे पास है x/y। x मेरा अंश हो जाएगा और y हर हो जाएगा। अब हम प्रश्न की अगर बात करें तो हमसे प्रश्न में कहा गया था कि यदि उसके अंश से उसने कहा परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। परिमेय संख्या का हर अंश से क्या है?
8 अधिक है, यानी अगर अंश में x मानूं तो मुझे हर x प्लस 8 मानना होगा। सवाल में कहा गया था परमेय संख्या का हर अंश से 8 अधिक है, यदि मैं अंश को x मानूंगा तो हर को x प्लस 8 मानेंगे, यानी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। दूसरी कंडीशन में मुझसे कहा गया है कि यदि अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए, अंश में 17 की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, 17 की वृद्धि मैंने कर दी, तथा हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए, हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए, तो इस भिन्न का मान 3/2 हो जाता है। देखिए जरा, x प्लस 17 और नीचे हो जाएगा मेरे पास x प्लस 9 और यहाँ हो जाएगा 3/2। इसकी आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की x से 2x, 2 की 17 से 17 दूनी 34, 3 की x से 3x और 3 की 9 से प्लस 27x। 2x को उस साइड ले जाइए और 27 को इधर ले आइए, तो 34 माइनस 27 और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 3x और माइनस 2x। 34 से आप लोग 27 कम कर दीजिए, तब आप पाएंगे 7 और यहाँ हो जाएगा 3 से 2 गया x, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 7। और वो वैल्यू आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ, तो 7 और 7 प्लस 8, तो आप कहेंगे 7/15 जो होगा मेरा आंसर होगा। आप आंसर को इस तरह भी निकाल सकते हैं और मैंने जो बताया ऑप्शन की हेल्प से, आप ऑप्शन की हेल्प से भी आंसर को निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में मुझसे कहा गया है कि एक परीक्षा है, उस परीक्षा में 94% छात्र पास हुए हैं जबकि 33 छात्र फेल हो गए। तो आपको ये बताना है कि उस परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी कितने छात्रों ने परीक्षा में बैठे हैं, कितने छात्रों ने पेपर दिया है। ध्यान से सुनिए, प्रति सप्ताह में कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है। अगर 94 छात्र पास हुए हैं तो इस बात का ये मतलब है कि 6% छात्र फेल हुए हैं, यानी 6% छात्र जो फेल हुए हैं उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 33। 6% का मतलब 33 हो जाएगा। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 2% की जो वैल्यू होगी वो 11 हो जाएगी। हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी 100% की वैल्यू इससे पूछ रहा है। तो इस 2 को 100 बनाने के लिए मुझे 50 से गुणा करनी होगी, तो 50 गुणा 2%, तो इधर भी मैं क्या करूंगा, 50 से गुणा करूंगा, तो 50 गुनी 100% और 11 पंजे 55, यानी 550 विद्यार्थी उस परीक्षा में उपस्थित हुए थे। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग देखेंगे। यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के। हम लोग इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब मुझसे कहा जाए कि सीपी बटे एसपी का रेशियो क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि सीपी बटे जो एसपी का रेशियो होगा वो होगा 4/5। यानी किसी व्यक्ति ने वस्तु खरीदी थी 4 रुपए की और बेची है 5 रुपए की, मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, आप कहेंगे सर 1 रुपए का। जब 1 रुपए का लाभ हुआ तो परसेंटेज प्रॉफिट मैं निकालूंगा, लाभ गुणा में 100 और बटे में क्रय मूल्य जो कि मेरा 4 है। 4 से आप इसे हल कर रहे होंगे, कितना आएगा 25, यानी प्रतिशत लाभ कितना होगा 25%। अगर यहाँ आपको समझने में दिक्कत है तो आप सीधे सीधे समझिए, जो संख्या जिसके सामने लिखी है वो उसी की होगी। अगर सीपी के सामने 4 लिखा है तो व्यक्ति
खरीदेगा 4 में और एसपी के सामने 5 लिखा है तो बेचेगा 5 में, यानी सीधे सीधे उसे 1 रुपए का लाभ हुआ। और प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ गुणा 100 बटे में करेंगे। हल करके हम लोग 25% आंसर मार्क कर देंगे। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा गया है यदि 15 दिनों में 6 पुरुषों की मजदूरी 2100 रुपए हो तो 12 दिनों के लिए 9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी? यानी 15 दिन में 6 पुरुषों की मजदूरी कितनी है? 2100 रुपए। अगर मैं एक दिन की मजदूरी निकालूं, एक दिन की मजदूरी तो आप कहेंगे कि 2100 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, एक दिन की मजदूरी निकल आएगी, क्योंकि 15 दिन में वो 2100 रुपए कमा रहे हैं 6 मजदूर, तो एक दिन में कितना कमा रहे होंगे? तो आइए चेक करते हैं। 5 से इसे काटिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20, कितना बचा? 1, 5 दूनी 10 और कितना बचा? 0। इसे काटिए, 420 है ये, कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और कितना जाएगा? 0। 14 तिया 42, यानी 140 रुपए। एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। 5 तिया 15, 5 चौक 20, हासिल 1, कितना हुआ? 10, 5 दूनी 10, यहाँ 0। फिर मैंने 3 से काटा, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, यानी 140 रुपए। एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? 140 रुपए। किसकी? 6 मजदूरों की। अगर मुझसे कहा जाए कि एक मजदूर की मजदूरी बताइए आप, एक दिन की, एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी तो क्या होगा भाई? 6 लोग मिलकर 140 कमा रहे हैं तो एक का निकालना है, तो 140 बटे में 6। फिर इसे हम काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, यानी 70 बटे में 3। यानी एक व्यक्ति, एक मजदूर एक दिन में 70 बटे 3 रुपए कमाता है। अब वही मुझसे सवाल में पूछा गया है कि 12 दिनों में 9 पुरुषों की मजदूरी क्या होगी? तो कितने पुरुष हैं? 12 पुरुष हैं, सॉरी 12 दिन हैं। पुरुष कितने हैं मेरे पास? 9 पुरुष हैं। भाई 12 पुरुष 9 दिन में कितना रुपया कमा लेंगे? जब एक पुरुष एक दिन में 70 बटे 3 कमाता है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? उसे गुणा कर देंगे, 70 बटे 3। इससे जब आप हल कर रहे होंगे तो 3 चौक 12, इसकी आप गुणा कर लीजिए, 4 में 36 और गुणा में कितना? 70। 36 और 70 की जब आप गुणा कर रहे होंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 7 छंग 42 के 2, हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, यानी 2520 रुपया 12 दिन में 9 पुरुष कमा लेंगे। यानी 12 दिन में 9 पुरुषों की मजदूरी 2520 रुपया हो जाएगी। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कुछ आंकड़े किए जाते हैं, यदि उन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये कुछ आंकड़े इन्होंने पहले से ही आरोही क्रम में सजाए हुए हैं, हमें सीधे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि माध्यिका निकालने के भी 2 तरीके हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम हो और जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। लेकिन हम सीधे माध्यिका निकालेंगे। सीधे कैसे? हम लोग गिनेंगे यहाँ से कि कितने आंकड़े हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आंकड़े हैं। माध्यिका, अगर हम बेसिकली बात की जाए माध्यिका के बारे में, तो माध्यिका एक एवरेज की तरह मानी जाती है, यानी बीच का कोई नंबर। तो बीच में मैं देख रहा हूँगा कि 2 संख्याएं हैं x और x प्लस 2। देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 और 1 2 3 4, इधर भी 4। यानी माध्यिका अगर हम निकालें तो हम कहेंगे माध्यिका बराबर, यानी मीडियन बराबर x प्लस 2 और बटे में 2। और माध्यिका की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? 63 है। तो मैं लिखूंगा यहाँ 63 और यहाँ लिखेंगे हम x और x 2x और फिर हमारे पास 2 और इंटू बटे में 2। सॉरी, ऊपर से आप देख पा रहे होंगे तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ।
जिससे क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा, वरना फिर मुझे यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। अगर ऊपर से 2 कॉमन निकाला जाए तो ऊपर हो जाएगा मेरे पास x और यहाँ हो जाएगा 1 और बटे में 2। ये 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे और हम यहाँ से x की वैल्यू जब निकालेंगे, इधर लिखता हूँ, जब x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास बचा क्या है, x प्लस 1 बराबर 63 और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा और फाइनल जो आंसर बचेगा वो 62 होगा। 63 में से 1 गया 62, यानी x की वैल्यू 62 हो जाएगी। अब आप चाहे ऐसे निकालें या फिर आप कहें कि आंकड़ों की संख्या सम है, तब माध्य का 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, तो उस तरह से सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि a/b 3/4 है और b/c 6/7 है। तो इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप सीधे एक लाइन में लिखें a/b/c, यही याद करना है। तो a/b कितना है मेरे पास 3/4 और b/c कितना है 6/7। तो b के नीचे लिखिए 6 और c के नीचे 7। इधर जो खाली जगह बची है जिस नंबर के सामने, उस नंबर को भर दीजिए। इसके पीछे जो जगह बची है उस नंबर को भर दीजिए। अब इनकी आप लोग गुणा कर दीजिए। 3 छक 18, 4 छंग 24 और 7 चौक 28। अब ऐसा नहीं कि यह आंसर है, जब तक रेशियो आसान हो रहा हो तब तक आप उसे आसान करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ये 2 से कट रहा होगा, 2 ने 18, 2 से काटेंगे फिर 12 और ये 14, यानी 9, 12 और 14 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 में मुझसे कहा गया है कि यदि साधारण ब्याज पर रखी गई कोई धनराशि 25 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। आइए देखते हैं हम प्रश्न संख्या 17 को। ये प्रश्न साधारण ब्याज का है और मैं आपको बता दूं कि इसे करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि दर क्या होती है। ब्याज में जो साधारण ब्याज लोग पढ़ते हैं उसमें दर क्या होती है। दर प्रति वर्ष मूलधन पर जो ब्याज मिलता है वो दर कहलाती है। आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 25 साल में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी अगर 1 रुपया था वो 25 साल में 2 बन रहा है। कितने साल में? 25 साल में। 25 साल में दुगना हो रहा है। कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? आप कहेंगे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 1 रुपए का ब्याज कितने साल में मिल रहा है? 25 साल में, यानी 25 साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे 1/25। 1 साल में 1/25 रुपया उसे ब्याज मिलने वाला है। और रेट क्या होती है? 1 साल में मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। तो मूलधन क्या है मेरा 1, ब्याज कितना मिल रहा है? फिर 25 और रेट के लिए इंटू 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100। इस तरह से रेट कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4%। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18। 18 में हमसे कहा गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी? इसे समझेंगे हम एक चित्र की सहायता से। ये मेरा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि मैंने एक जीवा खींची और जीवा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर। हमको ये पता है कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो जीवा को समान 2 भागों में समविभाजित कर देता है। यानी अगर मैं यहां से एक लंब डालूं तो ये 8 और इधर भी 8 हो जाएगा। और केंद्र से परिधि को छूने वाली जो रेखा होती है वो त्रिज्या कहलाती है। ये मेरा सेंटर है O, इसे मैं नाम देता हूं P और ये Q। और त्रिज्या मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 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 10 से
यानी ये मेरा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा? OPQ, जिसमें आधार 8, कर्ण 10, मुझे निकालना क्या है? लंब। और मैंने आपको बताया था कि कर्ण को छोड़कर कभी भी आपको लंब या आधार निकालना हो तो आप बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो हम निकालेंगे OP बराबर √10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। 10 का वर्ग 100, 8 का 64, इसे घटाएंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल 6। यानी वृत्त के केंद्र से जो जीवा की दूरी होगी वो होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 6 सेंटीमीटर आंसर आप लोग मार्क कर देंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, जो कि एक सेट थ्योरी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर x सच दैट x समद्विबाहु त्रिभुज है एंड b बराबर x सच दैट x एक समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं परस्पर एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, इसकी तीन भुजाएं बराबर हैं, यानी हम कह सकते हैं कि B का प्रत्येक एलिमेंट A में उपस्थित है। अगर ऐसी घटना होती है तो हमेशा A इंटरसेक्शन B बराबर किसके होगा? B के। यानी कौन सा ऑप्शन मार्क होगा? सेकंड नंबर। इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो मैं आपको इसी लेक्चर पर प्रोवाइड कराऊंगा, तब आप इसे बेहतर से समझ पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से एक स्थान A से और स्थान B पर जाकर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? ध्यान से सुनिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग एक बहुत छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करता है और B पर पहुंच जाता है, जाते समय मान लीजिए उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर रही हो और वापस आते समय उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर रही हो, तो आप सीधे अगर एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर पूछा जाए एवरेज स्पीड तो आप सीधे निकाल सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस y। ऐसे ही यहाँ देखिए स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर और वापस कितने से आ रहा है? 2 किलोमीटर से। तो आप कहेंगे 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, यानी हो जाएगा मेरे पास कितना? 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 2 6। हल कर दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16, यानी 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमने यूपी सुपर टेस्ट 2018 के ऑफिशियल पेपर का सलूशन आपको प्रोवाइड कराया है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा कराया गया सलूशन आपको पसंद आया होगा। अगर सलूशन पसंद आया हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।